ये कहानी शुरू होती है हमारी प्यारी प्रोटैगोनिस्ट योनोमोरी कोबेनी से, जो एक अजीब सा सपना देखती है जिसमें वो किसी लड़के से मिलती है। लेकिन इस सब का फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और वो काफी खुश है। और हाँ, बता दूं, आज ही वो 16 साल की हो गई है। नीचे आती है तो उसकी बड़ी बहन बेनियो उसे केक देकर सरप्राइज करती है। कोबेनी बेहद खुश हो जाती है, लेकिन बेनियो इतनी ओवर द टॉप बहन है कि खुशी के मारे नाक से ब्लड निकल आता है, क्योंकि उसे है क्लासिक सिस्टर वाला कॉम्प्लेक्स। तभी उनकी माँ आती है और बर्थडे विश करने के साथ साथ ये बड़ा बम गिराती है कि अब वो 16 की हो गई है, तो उसके दादाजी ने जो एंगेजमेंट फिक्स किया था वो अब शुरू होगा। शॉक्ड कोबेनी को तो ये तक पता नहीं था कि उसका फियांसे कौन है, लेकिन असल में उसका मंगेतर हाकुया तो घर में पहले से मौजूद था। बस इतना लो प्रेजेंस वाला बंदा था कि किसी को पता ही नहीं चला। माँ को एहसास है कि ये सब एकदम से मानना मुश्किल होगा, तो वो कहती है कि सोच लो, लेकिन हाकुया तो बिना कुछ बोले मान भी जाता है। इस पर कोबेनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इस लड़के को जानती तक नहीं और ये तो ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है जैसे बस खाना ऑन ऑर्डर किया हो। तभी हाकुया की छोटी बहन मशीरो एंट्री मारती है, जो पूरी तरह ओवर प्रोटेक्टिव है और हर वक्त कोबेनी की खामियां गिनाती रहती है ताकि वो एक परफेक्ट वाइफ बन सके। बेनियो उसे टोकती है कि अपने भाई को क्यों नहीं टोकती, वो तो पूरा ईमो जैसा है। लेकिन मशीरो तो पहले ही भाई की पर्सनालिटी को गले लगा चुकी है। वहीं कोबेनी इन सब बातों को इग्नोर करके ज्यादा टेंशन इस बात पर ले रही है कि अब उसे घर में 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। फटाफट मार्केट भागती है, जहां हाकुया उसके साथ जाता है ताकि उसकी केयर कर सके। और अच्छा हुआ वो गया, वरना घर से निकलते ही कोबेनी लगभग गिर ही जाती। लेकिन मजेदार बात यह है कि खुद हाकुया भी उतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जिससे कोबेनी को वो और भी अजीब लगता है। उधर मशीरो घर की सफाई में खामियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बेनियो साफ बोल देती है कि सब परफेक्टली क्लीन है, बेकार मेहनत मत कर, और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बहन कोबेनी को परेशान किया तो वही सख्ती उस पर भी लागू होगी। ये सुनकर मशीरो लिटरली डर जाती है। आखिर में कोबेनी किचन में जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अरेंज्ड मैरिज वाली सिचुएशन में कैसे फंस गई। लेकिन मशीरो के गांव में तो ये सब आम बात है और हाकुया तो बचपन से ही ये मानकर बड़ा हुआ था कि उसकी एक फियांसे पहले से तय है। फिर मशीरो खुश हो जाती है जब देखती है कि कोबेनी करी बना रही है, क्योंकि वही उसका फेवरेट डिश है। लेकिन मजा वहीं खत्म हो जाता है जब करी निकलती है अल्ट्रा स्पाइसी। बेचारी मशीरो पसीने पसीने हो जाती है। वैसे मशीरो सिर्फ एक छोटी बच्ची जैसी नहीं है, उसके भी अपने टेस्ट हैं, और क्योंकि वो गांव से आई है उसे तो टीवी जैसी सिंपल चीजें भी हैरान कर देती हैं। लेकिन कोबेनी का दिल इतना सॉफ्ट है कि वो किसी को अपने खाने से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मशीरो से सजेशंस मांगती है कि टेस्ट कैसे एडजस्ट करे। अगले दिन होता है हाकुया का पहला दिन स्कूल में। मशीरो उससे भी आगे निकलकर पहले ही पेपर वर्क कर देती है, लेकिन कोबेनी को डर है कि कहीं सबको उनके एंगेजमेंट के बारे में पता न चल जाए। और जैसा डर था वैसा ही होता है। उसकी दोस्त उनकी बातें सुन लेती है और हाकुया साफ साफ अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो कोबेनी का फैंजो है, यानी एंगेजमेंट छुपाने का पहला दिन ही एपिक फेल। इस पर कोबेनी रूल सेट कर देती है कि क्लास में कोई एंगेजमेंट की बात नहीं होगी, लेकिन जैसा कि अंदाजा था, हाकुया को उसी क्लास में डाल दिया जाता है जहां कोबेनी है। और ट्विस्ट ये कि मशीरो भी उसी क्लास में ट्रांसफर हो जाती है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। मशीरो बड़ी शान से बोलती है कि उसकी फैमिली की इन्फ्लुएंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। कोबेनी को तो और भी अजीब लगता है कि एक छोटी सी दिखने वाली बच्ची को स्कूल में एडमिट कर लिया, लेकिन असल में वो तो प्रैक्टिकली एक ऑन्टी एज की है। और ये बात सबसे ज्यादा खुश करती है बेनियो को, क्योंकि अब उसकी सबसे प्यारी लिल गर्ल हमेशा उसके पास है। पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बेनियो, जो स्मार्ट और एथलेटिक दोनों है, अचानक एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। फैंस को तो शॉक लग जाता है और मशीरो भाग खड़ी होती है। सब लोग क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और कोबेनी से क्या रिलेशन है। बेनियो स्कूल में इतनी पॉपुलर है कि उससे जुड़े हर इंसान पर ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट आ जाती है। लेकिन ये स्पॉटलाइट कोबेनी के लिए भारी पड़ती है, क्योंकि लोग उसे बार बार उसकी परफेक्ट सिस्टर से कंपेयर करने लगते हैं। हाकुया को ये बात नोटिस होती है और वो उसे क्वाइटली कंसोल करता है। इसी बीच कोबेनी देखती है कि मशीरो उससे चिपकी हुई है, तो वो उसे अपने अंदाज में समझाती है कि बेनियो की गेम्स का इतना रेजिस्ट मत करो, क्योंकि जितना तुम रेजिस्ट करोगे उतना ही मजा उसे आएगा। और ये बात वो खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही है, क्योंकि वो भी पहले यही जेल चुकी है। घर पहुंचकर मशीरो को यकीन ही नहीं होता कि बेनियो स्कूल में इतनी पॉपुलर है। तभी बेनियो आती है और मशीरो को अपनी चाइल्डिश ट्रिक से जीतने की कोशिश करती है। वो चाय और मिठाई ऑफर करती है ताकि वो उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिलने आए, लेकिन असलियत ये होती है कि बेनियो उसे अकेले में टाइम देना चाहती है। ये समझते ही मशीरो डर के मारे सीधा अपने कमरे में भाग जाती है। फिर डिनर पर मशीरो बात छेड़ती है उस वक्त की जब कोबेनी उनके गांव आई थी, लेकिन कोबेनी को अपने बचपन की कोई याद नहीं। मशीरो सब डिटेल्स बताने ही वाली होती है कि तभी हाकुया बीच में रोक देता है, कहता है कि कुछ बातें पास्ट में ही रहनी चाहिए। अब सीन थोड़ा इमोशनल और थोड़ा फनी हो जाता है। मशीरो समझ ही नहीं पाती कि हाकुया आखिर उस बचपन वाले सीक्रेट को छुपाना क्यों चाहता है, जबकि वही तो मौका था
जिससे वो कोबेनी के दिल के और करीब आ सकता था। लेकिन हाकुया का मानना है कि अगर कोबेनी ने उस मेमोरी को भुला दिया है तो शायद वो उसे याद भी नहीं करना चाहती और इसी वजह से वो उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करता है। दूसरी तरफ कोबेनी के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही कि बचपन में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे हाकुया इतना रिएक्ट कर रहा है, तो वो मशीरो से पूछने निकल पड़ती है। लेकिन मशीरो तो अभी अभी एलियंस पर एक टीवी शो देखकर डर के मारे हिल चुकी है। गांव की होने की वजह से उसे यूएफओ माइट्स की कोई आदत नहीं थी और अब उसे लग रहा है कि एलियंस आकर इंसानों को उठा ले जाते हैं। इतनी डरी हुई थी कि कोबेनी उससे कुछ पूछ भी नहीं पाती। अगले दिन भी हालात वही। मशीरो अब भी एलियंस के डर से कांप रही थी और सोच रही थी कि किसी भी वक्त कोई यूएफओ आकर उसे उठा ले जाएगा। इसी डर में वो बर्फ पर दौड़ते दौड़ते गिर भी जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद कोबेनी उसका ध्यान रखती है, लेकिन मशीरो के पास ज्यादा देर रहने से बेनियो उसे पकड़ लेती है और जब बेनियो को पता चलता है कि मशीरो को एलियंस से डर लगता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इससे वो मशीरो को और भी ज्यादा क्यूट मानने लगती है। अब मशीरो को और गुस्सा आता है कि बेनियो की इतनी पॉपुलैरिटी आखिर है कैसे, और एलियन का कॉन्सेप्ट दिमाग में भरा होने की वजह से मशीरो ये नतीजा निकालती है कि बेनियो कोई एलियन ही है जिसने अपनी चार्म से पूरे स्कूल को कंट्रोल कर लिया है। कोबेनी और उसकी फ्रेंड मायूरा तो ये सुनकर हंसने लगती हैं, क्योंकि असल में बेनियो ने अपनी पॉपुलैरिटी मेहनत से बनाई थी, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की वजह से। लेकिन मशीरो की सस्पिशियस माइंड को ये और भी डाउटफुल लगने लगता है कि एक इंसान इतनी सारी चीजें अकेले कैसे कर सकता है। बेनियो तो इस बात से और खुश हो जाती है कि मशीरो उसके बारे में इतना सोच रही है और बड़े प्यार से कहती है, एलियन वालियन की टेंशन मत ले, मैं तो हमेशा से एक बड़ी बहन ही रहना चाहती हूँ और चाहो तो तुम्हारी भी बन सकती हूँ, ताकि तुम भी मुझे वैसे ही ओनी सामा बुलाओ जैसे कोबेनी बुलाती है। लेकिन मशीरो तुरंत साफ मना कर देती है। ऑफ कोर्स बेनियो की ऑब्सेशन कम नहीं होती और वो मशीरो के पीछे पड़ी रहती है। आखिर में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट काशिमा को बेनियो को जबरदस्ती खींचकर ले जाना पड़ता है ताकि मशीरो को थोड़ी राहत मिले। अब माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है और मायूरा को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर मशीरो और हाकुया कहाँ रहते हैं। मशीरो तो बिना झिझके बोल देती है कि वो लोग तो ऑब्वियसली कोबेनी के घर ही रहते हैं। ये सुनकर कोबेनी तुरंत उसे चुप कराना चाहती है ताकि बात बाहर न निकले, लेकिन मशीरो को लगता है कि ये इंसल्ट है क्योंकि इसमें छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। और फिर बम फूट जाता है। पूरे क्लास को पता चल जाता है कि मशीरो और हाकुया दरअसल कोबेनी के साथ ही रहते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो बेनियो के साथ भी रहते हैं। मशीरो को अब समझ आता है कि शहर में किसी छोटी सी खबर की भी कितनी बड़ी वैल्यू होती है और बेचारी कोबेनी बस यही थैंक गॉड कर सकती है कि अभी तक किसी को उनकी एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता चला। अगले दिन सुबह सब लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह बेनियो पूरी तरह चिपकी रहती है मशीरो से, लेकिन तभी प्रोटा की माँ कैजुअली हाकुया से पूछ लेती है कि उसे खाने में क्या पसंद है। और मजेदार बात ये कि कोबेनी पहले से ही उसके सारे फेवरेट डिशेस जानती है। ये देखकर सबको तो क्यूट कपल वाइब्स आती हैं, लेकिन बेनियो को थोड़ी झुंझलाहट होती है क्योंकि उसे लगता है जैसे वो लोग पहले से ही कोई डीपली इन लव मैरिड कपल हों। स्कूल पहुंचते ही कोबेनी का मूड डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी बारी आती है जिम्नास्टिक क्लास की और उसकी हालत वैसी नहीं थी क्योंकि उसकी खास अदाएं उसे काफी भारी बना देते थे। मशीरो भी तुरंत समझ जाती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। इतने एक्स्ट्रा वेट के साथ आराम से जंप करना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये कि उसकी दोस्त मयूरा बताती है कि उसी हैवी ड्यूटी फिगर की वजह से उसके कई सीक्रेट एडमायरर्स हैं। हाँ, भले ही बेनियो ने पूरी कोशिश की थी कि कोई लड़का उसके बारे में फैंटेसी न बनाए, लेकिन फैंस तो बन ही गए। ये सुनकर मशीरो को एक नया डर सताने लगता है कि असली खतरा उनके मैरिज में कोई रैंडम लड़का नहीं बल्कि खुद बेनियो हो सकती है अगर उसे जेलसी हुई कि कोबेनी आधिकारिक रूप से किसी और की है। क्लास खत्म होती है और मशीरो को काशिमा स्वीट्स खाने के लिए ले जाती है। इधर मौका मिल जाता है कोबेनी और हाकुया को अकेले घर लौटने का और प्रेडिक्टेबली हाकुया उसे अकेले कैरी करने नहीं देना चाहता क्योंकि डिनर के सामान बहुत हैवी थे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट एक्चुअली किसी बैटलफील्ड से कम नहीं। डिस्काउंट वाली मीट लेने के चक्कर में बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तब कोबेनी उसे बाहर बैठकर रेस्ट करने कहती है और खुद अंदर शॉपिंग पूरी करती है। इसी बीच वो मशीरो और हाकुया के लिए पर्सनल बोल्स खरीद लेती है क्योंकि अब वो सच में फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। ये देख मशीरो इतनी खुश हो जाती है कि प्रैक्टिकली अपने भाई को मजबूर कर देती है थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हाकुया थैंक्स अपनी होने वाली वाइफ को देने की जगह उसकी माँ को बोल देता है। वीकेंड आते ही फिर से बेनियो पूरी बेशर्मी से कोबेनी के बेड में घुस जाती है, लेकिन अब कोबेनी इतनी यूज्ड टू हो चुकी है कि कोई हैरानी वाला रिएक्शन भी नहीं देती और ये बात बेनियो को और खटकती है।
क्योंकि उसे तो उसी रिएक्शन की तलब रहती है। दूसरी तरफ हाकुया को अपने गांव से एक चिट्ठी मिलती है। मशीरो उसे देखते ही पैनिक मोड में चली जाती है और जिद करती है कि तुरंत रिप्लाई करना चाहिए। इसलिए हाकुया लेटर फिनिश करके खुद डिलीवर करने निकल पड़ता है। इधर घर पर कोबेनी और बेनियो लॉन्ड्री कर रही होती हैं। तभी बेनियो की नजर पड़ती है मशीरो की अंडरवेयर पर, जो पूरी तरह बच्चों जैसी होती है। बेनियो तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी खुशी सीधे मशीरो तक पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में बैठी माथा पीट लेती है कि उसने इतनी टॉप सीक्रेट इन्फो लीक कैसे कर दी, जैसे उसकी अंडरवियर साइज। याद रहे, मशीरो हमेशा खुद को एडल्ट दिखाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद कोबेनी बेनियो से मिलने आती है। बेनियो को लगता है कि वो मॉडल्स वाले ब्रास की बात करने आई है जिन्हें वो मशीरो के लिए खरीदना चाहती थी, लेकिन असलियत में कोबेनी का सवाल कुछ और ही था। आखिर बेनियो उसकी एंगेजमेंट के खिलाफ क्यों नहीं है, जबकि वो हमेशा उसके किसी भी बॉयफ्रेंड के खिलाफ रही है। बेनियो जानती थी कि ये सवाल एक दिन जरूर आएगा, इसलिए वो कोबेनी को सच बताती है कि जब वो लोग गांव गए थे तब हाकुया ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से बेनियो चाहकर भी दोनों को अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि हाकुया का उसके साथ होना सच में अर्न्ड है और ऊपर से ये उसके दिवंगत दादाजी की आखिरी इच्छा भी थी। ये सुनकर कोबेनी के दिल पर पहाड़ टूट जाता है। उसे खुद पर शर्म आती है कि वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। अगले दिन गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि वो बीमार पड़ जाती है और पूरे दिन बेड रेस्ट पर रहती है। मशीरो जब पूछती है कि आखिर बेनियो ने क्यों सब बता दिया, तो बेनियो स्वीकार करती है कि उसे खुद गिल्ट है उस हादसे का। असल में उसके दादाजी के साथ जाने की जिम्मेदारी उसी की थी, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल गई और कोबेनी को भेज दिया। फिर वही हादसा हुआ। कोबेनी तो उसे रिएश्योर करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद खड़ी भी नहीं रह पाती और उसे वापस लिटा दिया जाता है। लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होता है, क्योंकि किचन की जिम्मेदारी आती है बेनियो पर, और वो तो लिटरली इतिहास की सबसे खराब कुक्स में से एक निकली। अगले दिन भी कोबेनी की तबीयत खराब रहती है, तो वो डिसाइड करती है कि स्कूल मिस करेगी। हाकुया तुरंत कहता है कि वो घर पर रहकर उसकी देखभाल करेगा, लेकिन बेनियो साफ इनकार कर देती है। 2 टीनेजर्स को अकेले घर में छोड़ दूं? नो चांस। और खुद उसके साथ रुकने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन आयरनी ये कि आखिर में कोई घर पर नहीं रुकता, क्योंकि कोबेनी बेनियो से नाराज हो जाती है कि वो उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर रही है। दिन भर हाकुया अनयूजुअली डिप्रेस्ड नजर आता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कोबेनी की हालत पर होता है। नतीजा ये कि वो सब जल्दी घर लौट आते हैं ताकि उसकी देखभाल कर सकें। जब मशीरो कोबेनी को साफ कर रही होती है, तभी उसकी नजर उसकी पुरानी एक्सीडेंट वाली स्कार पर पड़ती है। कोबेनी को याद आता है कि वो जख्म कैसे हुआ था, लेकिन हैरानी की बात ये कि हाकुया पर कोई निशान नहीं है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन गिल्ट अब भी दिल में है, क्योंकि वो जानती है कि हाकुया भी उसे बचाते वक्त घायल हुआ था। अब उसे समझ नहीं आता कि अगले दिन उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कैसे करे। हाकुया ये नोटिस कर लेता है कि वो उससे नजरें चुरा रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग में ये सोच लेता है कि शायद वो उसे नफरत करती है। हर्ट होकर वो अचानक तेजी से भाग जाता है। कोबेनी और बेनियो दोनों शॉक में रह जाती हैं कि वो इतनी तेज कैसे दौड़ गया। मशीरो भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि असलियत एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो बस ऑकवर्डली कह देती है कि हमारे पहाड़ पर बहुत एक्सरसाइज होती है। लेकिन कोबेनी अब किसी भी कीमत पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती है। वो भागकर हाकुया तक जाती है और साफ कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो बस उसे बचाया था और उसी की वजह से वो आज जिंदा है। ये सुनकर सब कुछ क्लियर हो जाता है और टेंशन मिट जाती है। दोनों साथ में वापस स्कूल जाते हैं, जहाँ मशीरो गर्व से बताती है कि उसने पूरे क्लास को इन्फ्लुएंस करके पहली पीरियड को फ्री स्टडी में बदल दिया है, ताकि वो लोग पीछे न रह जाएं। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन दूर से ही बेनियो ये समझ जाती है कि उसकी प्यारी बहन और हाकुया के बीच एक नया बॉन्डिंग मोमेंट बन गया है, और ये सोचते ही वो डिस्गस्टेड और जेलस हो जाती है, क्योंकि उसकी प्यारी लिटिल सिस्टर अब उससे एक कदम और दूर हो गई। स्कूल पहुंचते ही कोबेनी सब कुछ मायूरा को बता देती है, और मायूरा को तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है कि दोनों और करीब आ जाएं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि हमारी प्रोटा को समझ ही नहीं आ रहा था कि हाकुया से बात कैसे शुरू करे। तभी मायूरा खुद इनिशिएटिव लेती है और सीधे हाकुया से पूछ डालती है कि उसे क्या पसंद है, और हाकुया बिना किसी हेजिटेशन के कह देता है, मुझे तो कोबेनी पसंद है। पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और हमारी प्रोटा तो इतनी शर्म से लाल हो जाती है जैसे अभी जमीन में गड़ जाए। लेकिन जैसे ही वो उसकी रिएक्शन देखता है, खुद हाकुया भी थोड़ा शर्मा जाता है। इस मोमेंट को देखकर मशीरो खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि कोबेनी अब हाकुया की एक्सप्रेशंस भी समझने लगी है, जबकि उसे खुद भी इतना आसानी से डिकोड नहीं कर पाती। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि रात में एक नई टेंशन आ जाती है। क्लान की तरफ से चिट्ठी आती है कि शहर में उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए क्लैन का कोई प्रतिनिधि भेजा जाएगा। अगले दिन बेनियो मशीरो के लिए नई पजामास खरीद लाती है, और भले ही वो दिखाती है कि उसे पसंद नहीं, मगर आखिरकार पहन ही लेती है। इसी ड्रामे में वो ऑलमोस्ट भूल ही जाती है कोबेनी को बताना कि कोई घर आने वाला है, और साथ ही ये भी टेस्ट होगा कि इतने वक्त शहर में रहने के बाद
वो नाटो खा पाती है या नहीं। अब दिक्कत ये है कि कोबेनी तो पहले से ही परफेक्ट बहू वाली वाइब्स दे रही है, तो उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तभी हाकुया बीच में इंटरप्ट करता है और बताता है कि अगले दिन से उसके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। कोबेनी टेंशन में आ जाती है, लेकिन उसे कंसोल करने के लिए हाकुया उसका सिर सहलाता है। एग्जाम्स खत्म होते ही मशीरो एकदम ठिकाने लग जाती है। आखिर वो अभी मिडिल स्कूल की बच्ची ही है। उसे खुश करने के लिए कोबेनी उसे एक कैफे ले जाती है और मशीरो तो वहाँ स्वीट्स देखकर ऐसे एक्साइटेड हो जाती है जैसे बच्चा पहली बार टॉफी शॉप देख रहा हो। लेकिन हाकुया का रिएक्शन अलग ही होता है। वो कहता है कि कोबेनी की बनाई हुई खाने से अच्छा कुछ नहीं। दोनों का ये क्यूट एक्सचेंज देखकर बेनियो का लिटरली बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि दोनों उसके सामने और करीब आ रहे हैं। उधर क्लैन की तरफ से भेजी गई निगरानी करने वाली औरत रास्ता ही भटक जाती है और इतने सारे शॉप्स देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। 1 किलो सामान खरीद लेती है। तभी उसकी मुलाकात बाजार से लौट रही कोबेनी से होती है, जो बिना जाने उसकी मदद कर देती है। लेकिन सिर्फ एक नजर में कोबेनी को समझ आ जाता है कि ये कोई आम शख्स नहीं, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर किमोनो पहन रखा था। घर पहुंचकर सच्चाई सामने आती है कि वो कोई और नहीं बल्कि हाकुया की माँ शिरायुकी है। कोबेनी शॉक में है, क्योंकि शिरायुकी दिखने में इतनी यंग लग रही थी कि यकीन ही नहीं होता कि उनके 2 बच्चे भी हैं। बेनियो तो खुद को कंट्रोल करती है, क्योंकि सामने आंटी थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि इतनी छोटी लगने वाली औरत ने 2 बच्चों को कैसे जन्म दिया। कोबेनी को शॉक से बाहर निकालने के लिए बेनियो तुरंत स्नैक्स बनाने लगती है, क्योंकि आखिर गेस्ट के सामने बदतमीजी नहीं की जा सकती। लेकिन शिरायुकी तो अंदर से बहुत खुश थी। उसे यकीन हो गया कि इतनी हेल्थी और केयरिंग लड़की ही उसकी होने वाली बहू है। खासकर इसलिए भी क्योंकि क्लैन में अब ब्लड लाइन को मेंटेन करने में दिक्कतें आ रही थीं, और उसे बेहद खुशी हुई ये देखकर कि वही लड़की जो हाकुया के लिए इतनी खास है कि उसने अपनी पावर्स तक यूज कर ली, अब उसकी होने वाली पत्नी बनेगी। मशीरो तो एकदम पैनिक हो जाती है जब सुनती है कि उसकी माँ ने वो राज उगल ही दिया जिसे वो अब तक छिपा रही थी। लेकिन चूंकि सब कुछ खुल ही गया था, शिरायुकी सबको बता देती है कि वे लोग असल में इंसान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके कई नाम पड़े हैं और जिनमें कुत्तों में बदलने की शक्ति होती है। यानी सीधी सी बात, ये लोग फुर्स हैं। कोबनी को अचानक अपने एक्सीडेंट की याद आने लगती है, खासकर वो पल जब उसे कुछ बहुत ही मुलायम सा महसूस हुआ था। लेकिन यादें इतनी इंटेंस हो जाती हैं कि वो फिर से बीमार पड़ जाती है, तो सब उसे बेड पर सुला देते हैं। तभी शिरायुकी कंफर्म करती है कि उसकी शंका सही थी। असल में हाकुया ने अपनी पावर्स का आधा हिस्सा कोबेनी को दे दिया था उसे बचाने के लिए। लेकिन गुड न्यूज ये थी कि ऐसे लक्षण सिर्फ आराम करने से ही खत्म हो जाते हैं। अब सारा सच सामने आ चुका था और शिरायुकी को वापस पहाड़ लौटना था, तो वो बेनियो से कहती है कि ये सब सीक्रेट ही रहना चाहिए। वैसे भी अगर कोई सुन भी ले तो शायद ही यकीन करे। कोबेनी भी आधा अधूरा यकीन करती है, तो शिरायुकी जाते जाते उसे अपने पावर्स दिखाकर फाइनल प्रूफ दे देती है। अगली सुबह बेनियो कोबेनी को काम से बचाने के लिए खुद नाश्ता बनाती है। इसी दौरान कोबेनी मशीरो से पूछ लेती है कि क्या वो अपनी मर्जी से फूरो बन सकती है। मशीरो बताती है कि हाँ, बड़े फूरोस ये कर सकते हैं, लेकिन बेनियो की फैंटेसी वाली फ्लफी ईयर्स और पंजे नहीं निकलते। बेनियो थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो होती है, लेकिन सीक्रेटली उसे ये भी क्यूट लगता है। कोबेनी भी चाहती थी कि वो हाकुया का ट्रांसफॉर्मेशन देखे, लेकिन हाकुया साफ मना कर देता है क्योंकि वो पब्लिक में थे। फिर सब स्कूल जाते हैं और एग्जाम रिजल्ट्स मिलते हैं। सबको शॉक हो जाता है क्योंकि हाकुया तो क्लास का MVP निकलता है, इतना इंटेलिजेंट कि सब दंग रह जाते हैं। वहीं मशीरो का हाल उल्टा था, वो फेल होते होते बची। मशीरो खुद मान लेती है कि उसने कभी प्रॉपरली स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं। उनका असली मकसद तो बस समाज में घुलना मिलना था। कोबेनी को ये सुनकर हैरानी होती है कि इतने कम वक्त में भी मशीरो समहाउ पास हो गई। बाद में कोबेनी मौका देखकर फिर से हाकुया से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने को कहती है, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। ये बात कोबेनी को बहुत दुखी कर देती है। तभी मायूरा आती है और गेस लगाती है कि शायद इसका रीजन वैलेंटाइंस डे है। कोबेनी को तब याद आता है कि ये डेट तो सच में पास है, और शॉक्ड ये कि वो बिल्कुल भूल चुकी थी। अब कंफ्यूजन ये था कि हाकुया को मिठाई पसंद ही नहीं थी तो उसे क्या दे। लेकिन मशीरो कहती है कि कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, उसे चॉकलेट जरूर देने होंगे और कौन सा फ्लेवर उसे पसंद आएगा ये पता करना भी कोबेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोबेनी डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर पूछेगी, लेकिन जब हाकुया से मिलने पहुंचती है तो वो गहरी नींद में सो रहा था। और तभी कोबेनी नोटिस करती है कि असल में वो एकदम पपी जैसा है, हमेशा उसके पास रहता है
और कभी भी कहीं भी सो जाता है। ये देखकर कोबेनी का मन करता है कि उसे हल्के से छूकर प्यार करे, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है अचानक शर्मा जाती है और तभी हाकुया उठ जाता है। दूसरी तरफ मशीरो पूरी कोशिश करती है कि बेनियो को थोड़ा डिस्टेंस पर रखे, लेकिन बेनियो तो और भी ड्रामेबाजी करते हुए कहती है कि उसे अब नई बहन चाहिए क्योंकि असली बहन तो हाकुया छीन कर ले गया है। क्लास के बाद सब मिलकर चॉकलेट्स की दुकान पहुंचते हैं, ये सोचने की किस तरह की चॉकलेट्स वैलेंटाइंस के लिए सही रहेंगी, लेकिन असली जैकपॉट तो मशीरो को ही मिलता है। उसे वहाँ डायनासोर के अंडे मिलते हैं जिनके अंदर छोटी सी डायनासोर कलेक्शन होती है और एक्साइटमेंट में वो पूरा स्टॉक खरीद डालती है। लेकिन किस्मत इतनी खराब कि हर बार उसे वही डायनासोर निकलता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब प्योर डिसअपॉइंटमेंट। इधर कोबेनी के दिमाग में एक और टेंशन चल रही है। उसे लगने लगता है कि शायद वो बेकार है क्योंकि उसकी माँ तो इतनी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट है और उसकी बहन बेनियो इतनी स्मार्ट कि जो चाहे हासिल कर सकती है। लेकिन खुद कोबेनी को लगता है कि उसकी जिंदगी बस शादी तक ही सीमित हो सकती है। बेनियो उसे समझाती है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं क्योंकि बचपन से उसका सपना यही था, लेकिन ये कहते ही वो खुद अंदर ही अंदर टूटने लगती है क्योंकि ये उसके उस ऑब्सेसिव सिस्टर फैंटेसी के बिल्कुल खिलाफ है। अगले दिन कोबेनी चॉकलेट्स लेकर आई थी हाकुया के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था देने का। और जब आखिरकार दोनों अकेले होते हैं तो कोबेनी इतनी नर्वस हो जाती है कि आखिरी पल में पीछे हट जाती है और कहती है कि वो कुछ देना ही नहीं चाहती थी। ऊपर से हाकुया को बाद में ये सुनने को मिलता है कि जिन लड़कों को उनकी पसंद की लड़की से चॉकलेट्स नहीं मिलती, इसका मतलब होता है कि वो उनसे नफरत करती है या फीलिंग्स ही नहीं रखती। ये सुनकर हाकुया पूरा डे उदास और डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो पूरे दिन बस कोबेनी से चॉकलेट्स का इंतजार कर रहा था। घर लौटते ही हाकुया गुस्से से भरा हुआ आता है और मशीरो हैरान रह जाती है कि आखिर हुआ क्या। तभी एंट्री होती है मायूरा की, जिसके पास अपनी स्वीट शॉप से बचे हुए ढेरों डायनासोर एग्स थे। वो सब मशीरो को दे देती है, लेकिन मशीरो की किस्मत वही खराब, फिर से वही बोरिंग डायनासोर। इसी बीच मायूरा कैजुअली कोबेनी से पूछ लेती है कि उसने हाकुया को चॉकलेट्स दिए या नहीं, क्योंकि वो तो पूरी रात मेहनत करके घर पर चॉकलेट्स बना रही थी। ये सुनकर हाकुया की आंखों में फिर से चमक लौट आती है क्योंकि उसे समझ आता है कि दरअसल कोबेनी ने उसके लिए खास चॉकलेट्स बनाए थे। मगर हाकुया खुशी में खोया हुआ था और घर में केओस फैल चुका था क्योंकि ये रोमांटिक सीन देखकर बेनियो के जलन और गुस्से ने पूरा घर हिला दिया था। कुछ दिनों बाद स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी कोनोहा नोटिस करती है कि बेनियो बार बार मशीरो की क्लास में आती है। इससे उसे बहुत जेलसी होती है क्योंकि वो खुद बेनियो की बहुत बड़ी फैन थी। यहाँ तक कि उसी एडमिरेशन की वजह से उसने इतनी मेहनत करके इस स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन उसे बड़ा शौक तब लगता है जब वो देखती है कि बेनियो की एक प्यारी सी बहन भी है जिससे वो जेन्युइनली बहुत प्यार करती है। कोनोहा ये तो मान सकती है कि कोबेनी उसकी असली बहन है, लेकिन मशीरो वो तो कहीं से आ धमकी और अब बेनियो की पूरी अटेंशन उसी ने छीन ली, जो कोनोहा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मशीरो को देखते ही कोनोहा इतनी बुरी नजर डालती है कि बेचारी डर के मारे सोच लेती है कि शायद कोई भूत प्रेत है। तभी कोनोहा की दोस्त निको ऑफर करती है कि अगर मशीरो उसे इतना सस्पिशियस लग रही है तो क्यों ना वो खुद उसकी जासूसी करे। पहले तो कोनोहा को लगता है कि ये सब ओवर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे सुनाई देता है कि मशीरो बार बार उसे मॉन्स्टर बोल रही है, वो तुरंत प्लान बना लेती है कि कोई ऐसा सबूत हाथ लगे जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर सके। अब एंट्री होती है निको की, जो इन्वेस्टिगेशन मोड में फुल ऑन उतर आती है। पहले स्टेप में वो प्रोटा पर नजर रखती है। चूंकि कोबेनी कभी फोटोज खिंचवाना या पब्लिक अपीयरेंस पसंद नहीं करती, निको उसे सिर्फ लंबा चौड़ा सर्वे थमा देती है, लेकिन पीछे पीछे वो मशीरो और प्रोटा दोनों की चोरी छिपे तस्वीरें खींचने लगती है। तभी हाकुया आ जाता है और साफ कहता है कि उसे ये स्पाइंग बंद करनी होगी। ऊपर से निको का कैमरा भी जब्त कर लेता है। लेकिन असली कॉमेडी तो तब होती है जब निको को पता चलता है कि हाकुया को बिल्कुल नहीं आता डेटा डिलीट करना, और फिर भी उसकी सारी फोटोज गायब हैं। यानी हाकुया अपनी वाइफ्यूज को इतनी प्रोटेक्टिवली गार्ड कर रहा था कि कोनोहा खुद थोड़ी सी इम्प्रेस्ड हो जाती है। हालांकि दिखावे में वो जोर जोर से डिनाई करती रहती है। कुछ ही देर बाद टीचर सभी को मैथ्स टेस्ट वापस करता है और बोलता है कि जिनके मार्क्स लो हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होंगी। प्रोटा को लगता है कि शायद कोई फेल नहीं हुआ होगा, लेकिन असल एम्बैरेसमेंट तो हाकुया को होती है क्योंकि मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के अलावा उसकी हालत खस्ता थी। मशीरो तुरंत ऑफर करती है कि वो उसे प्राइवेट ट्यूशंस देगी और मायूरा को भी मैथ्स में दिक्कत थी, तो सब मिलकर एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन पढ़ाई के बीच में जब मशीरो वॉशरूम जाती है, उसे अचानक ऐसा फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है। असल में निको वहाँ छिपकर स्पाइंग कर रही थी। मशीरो डर के मारे भाग खड़ी होती है और हॉलवे में उसे कोनोहा दिख जाती है, जो सनलाइट के कॉन्ट्रास्ट में खड़ी थी। माशिरो फिर से उसे मॉन्स्टर समझ लेती है और मुंह पर कह देती है। इस बार कोनोहा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कॉरिडोर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त कोबेनी आ जाती है और पूरी सीन विटनेस कर लेती है। अगले दिन कोबेनी माशिरो से पूछती है कि उसने कैसे एग्जाम पास किया। माशिरो सीधी सादी बताती है
कि उसने हिप्नोसिस का यूज किया था, बेसिकली चीटिंग करके पास की। लेकिन हकुया मना कर देता है क्योंकि अनलाइक मशीरो वो इस ग्रेड का असली स्टूडेंट है और उसे फेयर तरीके से पास होना है। दूसरी तरफ कोनोहा टेंशन में है कि अब तो बेनियो उससे नफरत करेगी क्योंकि उसे लगता है प्रोटा ने सारी शिकायत कर दी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेनियो तो मशीरो को मार मार के परेशान करने में ही मस्त थी। ये देखकर कोनोहा जलने लगती है और मन ही मन बोल उठती है कि काश बेनियो उसे अपने साथ हर जगह ले जाती। ये बात कोबेनी सुन लेती है लेकिन प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब मशीरो लगातार बेनियो को बुरा भला कहती रहती है तो कोनोहा का पेशेंस टूट जाता है और वो उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है क्योंकि उसके लिए तो बेनियो सामा के खिलाफ एक भी बैड वर्ड बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मशीरो को उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो कोनोहा के सामने खड़ी होती है उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये भी पहाड़ से आई है, सिर्फ उसकी खुशबू से पहचान लेती है। ये सुनकर कोनोहा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मशीरो उसे गांव की लड़की कह रही है। वो बस इतना कहती है कि कम से कम बेनियो से रिस्पेक्ट के साथ बात करे। लेकिन मशीरो भला ये क्यों मानती जब उसे तो लगता है कि सारी विक्टिम वही है। इस टकराव से पता चलता है कि कोनोहा भी उसी स्पीसीज की है जिस तरह हकुया और मशीरो हैं और अब वो दोनों पर शक करने लगती है कि कहीं इनके अंदर भी कुछ छुपा तो नहीं। कोबेनी समझ जाती है कि कोनोहा की असली पहचान सीक्रेट रखनी ही बेहतर है क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन बेनियो से है। अगले दिन कोनोहा के दिमाग से ये सवाल ही नहीं निकल रहा था कि आखिर हकुया और मशीरो कैसे बेनियो के घर पहुंच गए। उसकी बेचैनी देखकर निको उसे बेनियो की ढेर सारी फोटोज दे देती है। लेकिन उसी वक्त बेनियो खुद एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी प्यारी बहन उससे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रही है। इस सोच में वो इतनी ओवर हो जाती है कि हद से ज्यादा वाइल्ड कल्पनाएं करने लगती है। वीकेंड पर प्रोटा और बाकी सब मॉल घूमने जाते हैं और वहाँ ताकोयाकी खाते हैं। लेकिन कोबेनी कैलोरीज देखकर घबरा जाती है और आधा हकुया को खिला देती है। बाकी सबको ये जेस्चर बहुत रोमांटिक और क्यूट लगता है, जबकि असल में उसका इरादा बस वेट कंट्रोल करना था। उसके बाद वो लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, लेकिन प्रोटा को गुस्सा आ जाता है जब कई जीन्स उसकी चौड़ी हिप्स की वजह से फिट नहीं होती। ये देखकर निको को लगता है कि उसने कोई बड़ा मसाला पकड़ लिया है, लेकिन हकुया उसे टोक देता है और साफ कह देता है कि प्रोटा की हिप्स में शर्मिंदा होने लायक कुछ भी नहीं है। इस बहस से प्रोटा को पता चल जाता है कि उसे स्पाई किया जा रहा था। मयूरा तुरंत निको से कहती है कि उसे ये स्पाइंग बंद करनी चाहिए क्योंकि उसे खुद अपनी तस्वीरें स्कूल की गॉसिप मैगजीन्स में आना पसंद नहीं। लेकिन निको इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बाद में कोनोहा प्रोटा की क्लास में जाकर माशीरो से अकेले बात करने का बहाना बनाती है। दोनों रूफटॉप पर जाती हैं ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। तभी बेनियो और कशिमा भी उधर ही जा रहे होते हैं और बेनियो को शक होता है कि ये दोनों शायद उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो भी पीछे जाने लगती है। लेकिन कशिमा उसे रोक लेती है क्योंकि क्लियरली ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कोनोहा और मशीरो की दुश्मनी इतनी गहरी थी कि रूफटॉप पर चढ़ने में भी दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर ठंडी हवाओं से कांपने लगती हैं और बातचीत ही नहीं कर पाती तो जगह बदलने का फैसला करती हैं। इधर प्रोटा थककर नीचे लौट आती है और उसकी मुलाकात बेनियो से होती है। बेनियो सीधा पूछती है कि आखिर कोनोहा और मशीरो के बीच क्या चल रहा है, लेकिन प्रोटा सच बताने के मूड में नहीं होती और साफ कह देती है कि ये उसकी चिंता की बात नहीं। ये सुनते ही बेनियो पूरी तरह नॉकआउट हो जाती है। कोनोहा हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि वो और मशीरो असल में एक ही स्पीसीज से हैं। तभी वो मशीरो पर इल्जाम लगाती है कि वो तो सिर्फ कुछ चालाक ट्रिक्स इस्तेमाल करके बेनियो के घर घुस आई है और इस तरह उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मशीरो इतना आहत होती है कि रोने लगती है और मजबूरी में हकुया को उसे कंसोल करना पड़ता है क्योंकि सच तो ये था कि उन्होंने बेनियो के घर में आने के लिए कोई बेईमानी नहीं की थी और बेनियो के पीछे उनका कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन कोनोहा को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि उनकी स्पीसीज में मलेज बहुत रेयर होते हैं और ऐसे में मौका मिलते ही उसे अपना बना लेना चाहिए। इसी सोच में वो सीधा हकुया को प्रपोज कर देती है कि चलो शादी कर लें और उसी वक्त वहाँ कोबेनी आ जाती है और ये पूरी आखिरी लाइन सुन लेती है। शॉक्ड होकर वो भागने की कोशिश करती है लेकिन घबराहट में ठोकर खा गिर जाती है और फिर तेजी से वहाँ से निकल जाती है। हकुया उसे रोकने के लिए पीछे भागता है लेकिन कोनोहा भी उसे जाने नहीं देना चाहती क्योंकि वो उसे पति बनाना चाहती है। तभी मशीरो सीधा बीच में आती है और कहती है कि हकुया पहले से ही कोबेनी से एंगेज्ड है, इसलिए उसे परेशान करना बंद करो। दूसरी तरफ कोबेनी इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाती कि कोई और भी हकुया से शादी करना चाहती है और अब उसे पहली बार लगता है कि उसके सामने असली कंपटीशन खड़ी है। ऊपर से निको ये सब सुन लेती है और एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगने लगती है तो हकुया झट से कह देता है कि उसका ना कोबेनी के साथ
और ना ही कोनोहा के साथ कोई रिश्ता है, ताकि रूमर्स फैलने से पहले ही सब क्लियर हो जाए। लेकिन जब उसे लगता है कि निको इससे भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो उसे सीधा कोनोहा के पास भेज देता है कि अगर डाउट है तो खुद उससे पूछ ले। इस बात से कोबेनी थोड़ी राहत की सांस लेती है, क्योंकि हाकुया ने एंगेजमेंट वाली बात डिनाई करके रूमर बचा लिया। लेकिन फिर भी उसे गिल्टी फील होता है कि वो ये सीक्रेट दुनिया से छुपा रही है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि माशिरो इतनी इजीली कोनोहा को सच बता देगी, क्योंकि अगर ये बात निको के हाथ लगी तो उसे छुपाना नामुमकिन होगा। वहीं दूसरी ओर जब निको कोनोहा से पूछती है कि हाकुया ने क्यों कहा कि उसका कोबेनी से कोई रिश्ता नहीं, तो कोनोहा की आंखों में फिर से चमक आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि एंगेजमेंट वाली बात ऑफिशियली मान्य ही नहीं और अब उसके पास हाकुया को पाने का नया चांस खुल गया है। रात को माशिरो गुस्से में बेनियो से शिकायत करती है कि उसकी वजह से ये पूरा ड्रामा हुआ, क्योंकि उसकी साइको फैन हर जगह यही फैला रही है कि माशिरो उसी की वजह से बेनियो के घर पर है। ये सुनकर बेनियो क्यूरियोसिटी से कोबेनी से पूछती है कि आखिर ये लड़ाई किस बात की थी। कोबेनी असली रीजन बताना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी और न ही कोनोहा की आइडेंटिटी रिवील कर सकती थी, तो वो स्मार्टली टॉपिक बदलते हुए बोल देती है कि कोनोहा तो बस जेलस है माशिरो से, क्योंकि माशिरो को ज्यादा अटेंशन मिलती है। बेनियो ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसकी फैन और उसकी प्यारी बहन उसी के लिए आपस में लड़ रही हैं। इतना ही नहीं, वो यहाँ तक मान लेती है कि शायद कोबेनी भी जेलस है, और जब वो बार बार पूछती है तो कोबेनी मजबूरी में हाँ बोल देती है ताकि और सवालों से पीछा छुड़ा सके। अगले दिन कोनोहा कोबनी को साफ साफ कह देती है कि उसने अभी हार नहीं मानी है, लेकिन कोबेनी को बात समझ नहीं आती, इसलिए वो खुद ही कोनोहा से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम एंगेजमेंट वाली बात को डिनाई मत करो। माशिरो के पास इस बार एकदम परफेक्ट प्लान था। वो बेनियो की फोटो खींचकर उसे रिश्वत की तरह देने वाली थी, लेकिन बेनियो तुरंत समझ जाती है और उसे रोकने के बजाय अलाउ कर देती है, क्योंकि सच कहें तो उसे ये चीज बुरी भी नहीं लग रही थी। इसी बीच कोबेनी सीधा मैटर पर आ जाती है और रिक्वेस्ट रख देती है, जिससे उसे शॉक लगता है जब सुनती है कि कोनोहा को उसका सीक्रेट फैलाने का कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन कोनोहा ये भी कहती है कि अगर सच में वो हाकुया से शादी नहीं करना चाहती तो बेहतर होगा कि उससे दूर हो जाए, ताकि उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोबेनी तो पहले से सोच रही थी कि कहीं वो सेल्फिश तो नहीं बन रही, और अब ये सब सुनकर वो रो पड़ती है। तभी बेनियो उसे देख लेती है तो कोबेनी झट से एक्सक्यूज मारती है कि ये तो बस आंख में थोड़ी मिट्टी चली गई थी, ताकि बेनियो किसी पर गुस्सा न निकाले। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेनियो कोनोहा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी छोटी बहनों के साथ अच्छे से एडजस्ट करे, क्योंकि वो अपनी वजह से उनके बीच लड़ाई नहीं चाहती। कोनोहा उस समय तो स्वीट बनकर मान जाती है, लेकिन बाद में दिल से रिग्रेट करती है कि उसने कैसे एग्री कर लिया कि वो अपनी स्कूल की सबसे नापसंद इंसान के साथ अच्छा बिहेव करेगी। घर लौटकर कोबेनी हाकुया के लिए कम मीठा डेजर्ट बनाती है और साफ कर देती है कि वो एंगेजमेंट को इसलिए छुपा रही है क्योंकि उसका उसके साथ डेट करने का इरादा नहीं है। लेकिन हाकुया को कुछ समझ नहीं आता, तो माशिरो ट्रांसलेट कर देती है कि असल में वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर सबको लगता है कि कोबेनी ने आखिरकार अपना देरे साइड दिखा दिया है। बेनियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो हाकुया पर गुस्सा निकालती है, लेकिन सब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अब असली ध्यान कोबेनी के दिए हुए चॉकलेट्स को सही रिप्लाई देने पर होना चाहिए, ताकि फीलिंग्स का आदान प्रदान बराबर रहे। अगले दिन बेनियो के जेलसी वाइब्स इतनी ऑब्वियस हो जाती हैं कि सब समझ जाते हैं कि वो एंगेजमेंट से बहुत ज्यादा चिढ़ रही है, लेकिन हाकुया तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, और इसी वजह से बेनियो अपनी सारी शर्म छोड़कर साफ साफ कह देती है कि वो कभी भी इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे उसके चेहरे पर कुछ भी न दिखे। हाकुया अंदर से हर्ट होता है कि बेनियो उसे नहीं मानती, लेकिन माशिरो उसे समझाती है कि इतना दिल पर मत लो। वहीं कोबेनी सोचती है कि उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे कोई गलतफहमी उठे, लेकिन माशिरो मानती है कि वो दोनों क्लियरली रोमांटिक लग रहे थे, चाहे कोबेनी डिनाई करे। माशिरो तो सीधा हाकुया से कह देती है कि अब सोच लेना कि कोबेनी को क्या गिफ्ट देना है। स्कूल पहुंचने पर कोबेनी कोनोहा से खुलकर बोल देती है कि उसे अपनी बहन की तरह स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं है और वो नहीं चाहती कि उसके ऊपर भी ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाएं। ये सुनकर कोनोहा थोड़ी हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका तो कुछ लिखने का प्लान था ही नहीं, लेकिन फिर सोचती है कि अगर वो निको की दोस्त है तो उसकी चिंता कुछ हद तक सही भी है। क्लासेस के बाद मायूरा और माशिरो चालाकी से कोबेनी और हाकुया को अकेले छोड़ देते हैं ताकि वो दोनों साथ घर लौटें। ये देख बेनियो इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इन दोनों की बॉन्डिंग बढ़े, तो वो एक एक्सक्यूज निकालती है कि माशिरो को अकेले घर भेजना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी माशिरो अचानक सामने आकर कंप्लेंट करती है कि उसकी सारी कोशिशें बार बार क्यों बिगाड़ दी जाती हैं। कोबेनी इस बात से और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि उसे शैडोज से निगरानी की जा रही है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उधर निको को अपने आर्टिकल्स के लिए फ्रेश इन्फो चाहिए थी, तो कोनोहा उसे कुछ बेकार सी बातें बता देती है ताकि थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग शांत हो जाए, लेकिन फिर भी
कोबेनी का नाम अखबार में आ ही जाता है। मशीरो तुरंत अलर्ट हो जाती है, लेकिन इस बार नाम बस एक छोटे से हिस्से में आता है क्योंकि आर्टिकल का पूरा फोकस बेनियो पर था। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए मशीरो फिर से कोबेनी को समझाती है कि उसे हकुया के साथ कुछ मैचिंग चीजें रखनी चाहिए, जैसे कपल एक्सेसरीज या कपड़े। तभी बेनियो अचानक सीन में एंट्री मारती है और बचपन से कोबेनी के साथ रखे गए सारे मैचिंग सामान की डींगे मारने लगती है। लेकिन कोबेनी को इतनी ओवर चीजें पसंद नहीं थीं, इसलिए हकुया डिसाइड करता है कि अब तो सबसे भरोसेमंद जगह से हेल्प लेनी पड़ेगी, इंटरनेट। क्लास के बाद वो अकेले ही गिफ्ट ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं लगता। तभी उसकी टक्कर कोबेनी से हो जाती है, जिसे मैचिंग कलर के कुछ हैंडकरचीफ्स मिल जाते हैं। कोबेनी को ये परफेक्ट लगते हैं, जो उनके एंगेजमेंट का सिंबल बन सकते थे, लेकिन वो हकुया से वादा लेती है कि इसे किसी को मत बताना। हकुया तो खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही गायब हो जाती है क्योंकि कोबेनी वही हैंडकरचीफ्स बेनियो और मशीरो को भी दे देती है। मशीरो तुरंत उसे चैलेंज करती है कि अब उसे ऐसा गिफ्ट देना होगा जो कोबेनी को सच में इम्प्रेस कर दे, और अगले ही दिन वो हकुया पर और भी प्रेशर डालती रहती है। रिजल्ट ये होता है कि हकुया पूरी तरह तनाव में नजर आने लगता है और जो भी उसे एडवाइस देते हैं वो इतने वेग होते हैं कि उसका कोई फायदा ही नहीं निकलता। घर लौटते वक्त मशीरो फिर से मौका बनाकर कोबेनी और हकुया को अकेला छोड़ देती है, लेकिन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। मजबूरी में कोबेनी रैंडम सवाल पूछ लेती है। हकुया का वो लटकता हुआ फ्रिंज जो उसकी एक आंख को ढक लेता है, हकुया को तो अब उसकी आदत पड़ चुकी थी। दूसरी ओर मशीरो सुपरमार्केट से डायनासोर के अंडे लेने गई थी, लेकिन घर लौटने का मन नहीं हुआ तो उसने अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड यूज कर ली। बैड लक ये रही कि निको ने उसे अचानक गायब होते हुए देख लिया। अच्छी बात यह थी कि वह उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर भी हकुया ने मशीरो को डांट दिया क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो उन्हें वापस घर लौटने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि जिसने उसे देखा वो कोई रैंडम इंसान नहीं बल्कि निको थी, और अब वो अपनी सारी पुरानी खोजबीन छोड़कर सिर्फ इस अज्ञात जीव की आइडेंटिटी निकालने में लग गई। कोनोहा तुरंत समझ जाती है कि शायद मशीरो देखी जा चुकी है और वो निको को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन निको तो इस बार पूरी तरह डिटरमिन्ड थी कि सच का पता लगाकर ही रहेगी। तभी हकुया हॉलवे में पहुंचता है और उसकी मुलाकात निको से होती है। निको कैजुअली कह देती है कि खबर को छोड़ देगी, लेकिन हकुया इस बात को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि निको के हिसाब से कोबेनी इतनी बड़ी न्यूज नहीं है जिस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाए। इसीलिए हकुया तुरंत कोबेनी को रिएश्योर करता है कि उसके लिए वो ही सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। ये सुनकर कोनोहा भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों इतने क्लोज हैं कि स्कूल में भी इस तरह की बातें कर लेते हैं। तभी वो साफ साफ कह देती है कि उसे हकुया कभी पसंद ही नहीं था और इसलिए अब वो उनकी जिंदगी से निकलकर किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं बनेगी। हकुया ठंडे अंदाज में उसका शुक्रिया करता है कि अब वो परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन माहौल ज्यादा हैवी न हो जाए, इसलिए मशीरो बीच में कूद जाती है और सबका ध्यान एक नए टॉपिक पर खींचती है। उसने कोबेनी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया निकाला है। उसका आइडिया सिंपल लेकिन रोमांटिक था, एक डेट। हकुया और कोबेनी दोनों रेडी हो जाते हैं, लेकिन कोबेनी जिद करती है कि मशीरो भी उनके साथ चले क्योंकि उसे लगता है कि मशीरो को सिटी घूमना अच्छा लगेगा। प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता है, पर तभी बेनियो धमकती है और पूरी तरह अपोज कर देती है क्योंकि उसके लिए डेट जैसी चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। शुक्र है कशिमा समय पर पहुंचती है और बेनियो को खींच कर ले जाती है। इससे कोबेनी फाइनली आराम से हकुया और मशीरो के साथ एंजॉय कर पाती है, लेकिन वापस लौटने पर उसकी नजर हकुया की आंख पर पड़ती है जहां एक बड़ी सी स्कार थी। तभी उसे याद आता है कि ये वही चोट है जो हकुया को उसे बचाते समय लगी थी। हकुया जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि ये उसकी गलती थी, कोबेनी की नहीं। वो बस उतना स्किल्ड नहीं था। मशीरो भी यही समझाती है कि हकुया को इस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन कोबेनी का दिल मानता ही नहीं। गिल्ट उसे हर पल खाए जा रहा था क्योंकि वो जानती थी कि ये निशान सिर्फ उसे बचाने की वजह से है। इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। हकुया को अपनी माँ का जवाबी खत मिलता है क्योंकि उसने अपना पूरा रिपोर्ट भेजा था। लेटर पढ़कर हकुया शॉक हो जाता है और मशीरो भी। अगले ही दिन कोबेनी जब उन्हें जगाने जाती है तो देखती है कि हकुया और मशीरो दोनों गायब हैं। यहाँ तक कि उनका सामान भी नहीं है। पूरा फैमिली कंफ्यूज है। कोई नहीं समझ पा रहा कि वो अचानक क्यों चले गए। बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ गए थे, वो वापस पहाड़ों में लौट रहे हैं। इस इंसिडेंट से कोबेनी अकेली और बेहद उदास हो जाती है। जैसे ही हॉलिडेज शुरू होते हैं, मायूरा उससे कॉल पर पूछती है कि कैसे हो, और कोबेनी उसे बताती है कि हकुया पहाड़ों में लौट गया है। उसकी आवाज से ही मायूरा समझ जाती है कि कोबेनी को ये बात बहुत हर्ट कर रही है, इसलिए वो उसे समझाती है कि कभी कभी इंसान को सेल्फिश होकर अपने दिल की सुननी चाहिए। ये वर्ड सुनकर कोबेनी को हिम्मत मिलती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपने फियांसे को ढूंढने पहाड़ों तक जाएगी। उधर मशीरो और हकुया
खुशी खुशी फसलों की कटाई में लगे थे, क्योंकि असली रीजन बस फैमिली की मदद करना था। लेकिन अचानक हाकुया को पहाड़ों में कोबेनी की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उसकी तलाश में निकल पड़ता है और पाता है कि कोबेनी बर्फबारी से बचने के लिए एक छोटी सी गुफा जैसे जगह में छिपी हुई है। कोबेनी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है कि वो उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। हाकुया कामली समझाता है कि यहाँ माउंटेन्स में मोबाइल सिग्नल होता ही नहीं। लेकिन उसी समय एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कोबेनी को तेज बुखार हो जाता है और ऊपर से स्नो स्टॉर्म भी और ज्यादा भयंकर हो जाता है, जिससे हालात और भी क्रिटिकल बन जाते हैं। हाकुया समझ जाता है कि अगर कोबेनी को वहीं छोड़ा तो वो ठंड से जम जाएगी, इसलिए वो तुरंत गांव की तरफ मदद ढूंढने दौड़ पड़ता है, जबकि माशिरो पीछे रहकर उसकी देखभाल करती है। लेकिन बदकिस्मती से आग धीरे धीरे बुझने लगती है और माशिरो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसे बाहर जाकर सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ती हैं। इसी बीच अकेली रह गई कोबेनी को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो अपनी बचपन की तन्हाई याद करने लगती है, जहां उसे हमेशा महसूस होता था कि वो अलग है, अपनी माँ या बेनियो जितनी प्रतिभाशाली नहीं, और अब भी हाकुया और माशिरो उसे छोड़कर चले गए हैं। इस डर और अकेलेपन में वो गुफा से निकल पड़ती है। माशिरो जब वापस लौटती है तो घबरा जाती है, क्योंकि कोबेनी वहां नहीं थी। तभी हाकुया गांव वालों के साथ पहुंच जाता है और सब लोग मिलकर बर्फीली पहाड़ियों में कोबेनी की तलाश शुरू करते हैं। कोबेनी बर्फीले तूफान में बेहोश पड़ी होती है और होश आने पर पाती है कि वो एक खतरनाक बर्फीले ढलान के किनारे है। तभी हाकुया सही वक्त पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। उसे गर्म चाय पिलाकर वो दोनों गांव वालों के पास लौटते हैं। रास्ते में कोबेनी पूछती है कि हाकुया ने उसकी आंख की चोट छुपाई क्यों। हाकुया कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन कोबेनी साफ कह देती है कि फियांसे होने के नाते उनके बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। हाकुया मान जाता है और वादा करता है कि अब कभी कुछ नहीं छुपाएगा। थोड़ी देर बाद वो सब लोगों से मिल जाते हैं, लेकिन शौक की बात ये थी कि बेनियो और बाकी सब भी रेस्क्यू के लिए आ पहुंचे थे। सब साथ में लौट आते हैं, लेकिन बेनियो नोट कर लेती है कि हाकुया अनयूजुअली खुश और हल्का लग रहा है, जिससे उसे शक होने लगता है कि शायद कुछ और हुआ है, चाहे कोबेनी कितना भी डिनाई कर दे। छुट्टियां खत्म होते ही नया साल शुरू होता है और माशिरो की वजह से सब फिर से साथ होते हैं। कोबेनी खुश थी, भले ही उसे नहीं पता था कि उसकी और हाकुया की कहानी कहां तक जाएगी और क्या वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अभी के इन पलों को अपने परिवार के साथ पूरी तरह एंजॉय करेगी। अब कहानी आगे बढ़ती है ओवीए की तरफ। कुछ दिन बाद हाकुया को एक प्राइज मिलता है, 5 टिकट्स एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के लिए। माशिरो की नजर तुरंत एक ऐसे रिजॉर्ट पर जाती है जो मिस्टीरियस क्रीचर्स साइटिंग्स के लिए मशहूर था। सब लोग एक्साइटेड होकर वहां निकलते हैं और फैंस के लिए स्पेशली डेकोरेटेड जगह पर खूब फोटोज भी खिंचवाते हैं। बेनियो प्रेडिक्टेबल सिर्फ एक चीज चाहती थी, अपनी बहनों के साथ स्नान करना। माशिरो उसे ट्रिक करती है कि वो ओपन एयर बैथ में जाएगी, लेकिन आखिर में वो प्राइवेट बैथ में घुस जाती है, क्योंकि बेनियो के साथ नहाने का सवाल ही नहीं उठता था। इस बीच बेनियो बेसब्री से इंतजार करती रहती है अपनी बहनों को देखने के लिए। इसी दौरान मायूरा बताती है कि इन मिस्टीरियस क्रीचर्स के देखे जाने की कई गवाहियां मौजूद हैं, जिससे माशिरो और भी एक्साइटेड हो जाती है और जंगल में तलाश करने का प्लान बनाती है। लेकिन पहला शिकार वही बन जाती है, क्योंकि बेनियो इतनी प्रो स्विमर थी कि वो उस चैनल से क्रॉस कराती है जो दोनों बैथ्स को जोड़ता है। होटल में दिन भर मस्ती करने के बाद सब जंगल में क्रीचर्स की तलाश में निकलते हैं। माशिरो इनिशियली बहुत हिम्मत से जाती है, लेकिन पहला ही अजीब सा साउंड सुनकर डर जाती है और भाग जाती है। बेनियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे ही माशिरो को एहसास होता है कि कोई डरावने चेहरे वाला उसका पीछा कर रहा है, वो और तेज भागने लगती है और इसी चक्कर में वो और बेनियो दोनों कोबेनी और हाकुया से काफी दूर निकल जाते हैं। तभी हाकुया कोबेनी से वादा करता है कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ बेनियो माशिरो को वादा करती है कि चाहे वो दोनों जंगल में हमेशा के लिए खो भी जाएं, फिर भी वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सुनकर माशिरो का चेहरा वैसे ही उतर जाता है, क्योंकि यही तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। जैसे तैसे दोनों वापस लौटने लगते हैं और अचानक कुछ परछाइयां देखकर माशिरो का तो दिल ही बैठ जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ हाकुया और कोबेनी ही थे। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग झील पर पहुंचते हैं, जहां मयूरा उन्हें एक अजीब सा एनीआई दिखाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोकल न्यूज में दिखाया जा रहा था। रात का अंधेरा होने की वजह से साफ नहीं दिखता, लेकिन माशिरो पूरे यकीन के साथ मानती है कि ये क्रीचर असली है। मगर असली शौक ये नहीं था, असल हाईलाइट तो ये था कि बेनियो और माशिरो खुद पेड़ों से कूदते फांदते लोकल्स को दिखाई दिए थे। अब सीधा बढ़ते हैं OVA 2 की तरफ। स्कूल में माशिरो ये सोचकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर बेनियो और काशिमा दोस्त कैसे हो सकती है। एक तरफ बेनियो जो पूरी तरह से अपनी बहनों पर फिदा है, और दूसरी तरफ काशिमा जो एकदम डिसेंट और समझदार इंसान है। कोबेनी समझाने की कोशिश करती है कि दोनों की कुछ क्वालिटीज मिलती जुलती हैं, जैसे इंटेलिजेंस, लेकिन माशिरो के दिमाग में जैसे ही बेनियो का नाम आता है, सबसे पहले तो उसकी सिस्टर ऑब्सेशन ही घूम जाती है और इसी वजह से
वो काशिमा से भी डरने लगती है। कोबेनी बीच में कूदती है और क्लैरिफाई करती है कि काशिमा भी उसके लिए हमेशा से एक बड़ी बहन जैसी ही रही है, लेकिन ऑब्वियसली बेनियो जैसी तो बिल्कुल नहीं। बचपन में काशिमा अक्सर उसे कंट्रोल करने में मदद करती थी ताकि बेनियो ज्यादा ओवरबोर्ड ना हो, लेकिन साथ ही काशिमा खुद भी शरारती थी और कोबेनी के साथ मजाक करती रहती थी। यहाँ तक कि उसने कोबेनी को ये तक बिलीव करा दिया था कि बेनियो एलियन है, और क्योंकि कोबेनी खुद काशिमा जैसी बनना चाहती थी तो उसने भी काशिमा की हर बात मान ली, इवन अगर उसका मतलब उसे एलियन मानना ही क्यों ना हो। सीन बदलने के लिए कोबेनी पूछ लेती है कि पहाड़ों में रहते हुए मशीरो हाकुया के साथ क्या खेलती थी। मशीरो याद करती है कि ऑनेस्टली वहाँ कुछ भी मजेदार नहीं था, क्योंकि सारे नौजवान शहर चले गए थे और गांव में बस दादा दादी जैसे लोग ही बचे थे। इसीलिए वो अपना टाइम हाकुया के पीछे पीछे भागकर काटती थी, चाहे वो मछली पकड़ने जा रहा हो या फिर उसकी माँ की मिठाइयाँ चोरी करके माशिरो को पिटवाने के बाद भी उसे कौंसल करता हो। कोबेनी को ये सब सुनकर अच्छा लगता है कि बचपन से ही वो दोनों भाई बहनों जैसे रहे हैं, लेकिन तभी बेनियो को याद आता है कि टॉपिक तो बिग ब्रदर्स का था और वो मौका छोड़ती नहीं। माशिरो को हक करके दिखाने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। कोबेनी समझाती है कि वो सब बस बीते पलों को याद कर रहे थे, लेकिन काशिमा के दिमाग में इंस्टेंटली वो दिन फ्लैश हो जाते हैं जब कोबेनी ने खुद को परवर्ट कहने की कोशिश की थी, उसका सबसे एम्बैरेसिंग और हम्बल मोमेंट। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली दमदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। हमेशा की तरह अंत में मैं आपको 2 और एनिमेज रेकमेंड करूंगा जो वाइब में इससे काफी मिलते जुलते हैं, तो इन्हें जरूर चेकआउट करना।